दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की गुत्थियों को सुलझाने में लगी हुई है। इस बात में कोई शक नहीं कि मस्तिष्क इंसान की लाइफ को बनाए रखने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यह हमारी सभी तरह की फीलिंग्स का सेंटर होता है। हमारे डिजायर्स, मन, बुद्धि, हमारे सेंसेस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम हमारा मस्तिष्क ही करता है। हमारी बॉडी के सबसे टॉप पर बैठा हुआ ये मास्टर ऑर्गन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे शरीर के दूसरे अंगों के कामों को भी कंट्रोल करता है। 3 पाउंड का ये ऑर्गन जब इतने सारे काम करता है तो जाहिर है इसे भूख भी लगती होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे ब्रेन के फूड के बारे में कि आखिर हम किस तरह के फूड आइटम्स को अपनी डाइट में शामिल करें जो हमारे दिमाग को हेल्दी बनाए रखें। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आगे हम सुनेंगे डॉक्टर लीजा मॉस्कोनी की लिखी किताब ब्रेन फूड की बुक समरी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौहर परवेज। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने वही जो मन चाहे। लेखिका लीजा मॉस्कोनी एक जानी मानी इटालियन अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। अभी वो विमेन ब्रेन इनिशिएटिव और वेल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज में अल्जाइमर प्रिवेंशन क्लिनिक की डायरेक्टर हैं। ब्रेन फूड की लेखिका लीजा कहती हैं कि भोजन आपके दिमाग के लिए या तो दवा हो सकता है या फिर जहर। हम जितनी कैलोरी लेते हैं उसका 20 से 30% कैलोरी अकेले हमारा ब्रेन ही कंज्यूम कर लेता है। तो इसलिए अगर हम अपने दिमाग को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट को ठीक करना होगा। जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमारे आसपास घर का बना खाना नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर जंक फूड, स्ट्रीट फूड या फिर अनहेल्दी मगर टेस्टी खाने को प्रेफर करते हैं। पर यही वो सिचुएशन है जब हमें सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रीट फूड या जंक फूड बनाने में जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। जैसे कि ट्रांस फैट से भरपूर तेल का इस्तेमाल, प्रोसेस्ड अनाज का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को धीरे धीरे डैमेज करती हैं। आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि ये ट्रांस फैट क्या होता है और ये क्यों हमारे ब्रेन का दुश्मन है। ब्रेन का ख्याल ना रखने पर क्या क्या हो सकता है, क्या आपने कभी सोचा है? राइटर लीजा मुख्य रूप से इस किताब में ब्रेन सिंड्रोम डिमेंशिया के बारे में चर्चा कर रही हैं। दोस्तों, डिमेंशिया एक सिंड्रोम है जो अधिकतर बूढ़े लोगों को अफेक्ट करता है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में डिमेंशिया के 5 करोड़ से भी ज्यादा मरीज हैं और हर साल 1 करोड़ नए केस दर्ज किए जाते हैं। पूरी दुनिया में डिमेंशिया 7वीं सबसे घातक बीमारी है जिससे लोग अपनी जान गंवाते हैं। डिमेंशिया में जान गंवाने वालों में 65% महिलाएं होती हैं। इस डेटा को बताने का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको अवेयर करना है, ताकि खाने के मामले में बहुत छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखें। ऐसे खाना खाएं जो आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करता है। इस किताब में आपको डाइट से रिलेटेड कई बातें बताई जाएंगी। हमारे खाने में क्या क्या हो ये सब समझाया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में डिमेंशिया के मरीजों की संख्या बेहद कम है। ये बीमारी यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेती है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी डाइट। हमारी जो पीढ़ी बूढ़ी हो रही है उनका खान पान अच्छा था। वो ज्यादातर अपने घर का बनाया हुआ खाना और नेचुरली अपने परिवेश का केमिकल फ्री, पॉल्यूशन फ्री खाना खाते थे। पर हमारी जनरेशन का खान पान बहुत बदल गया है। कई लोगों को पिज्ज़ा, बर्गर और ऐसे ही ट्रांस फैट से भरे खाने की आदत हो गई है। डब्बा बंद भोजन सिर्फ ब्रेन के लिए ही नहीं, हमारे दूसरे ऑर्गन्स के लिए भी खतरनाक होता है। इसलिए हमें भी सतर्क हो जाने की जरूरत है कि आने वाली जनरेशन इस बीमारी से अछूती रह पाएगी या नहीं। ब्रेन फूड की लेखिका ने कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बात की है जिसका नाम सुनकर आपको लगेगा, अरे ये तो हमारे गांव में पैदा किया जाता है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। दरअसल हम जिस परिवेश में पले बड़े होते हैं ऐसे ही कई और बातों के बारे में जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए कुकू एफएम के साथ।
हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर ब्रेन फूड की बुक समरी। इसकी राइटर हैं डॉक्टर लीजा मॉस्कोनी। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। डिमेंशिया से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, बुढ़ापा हमें एक्सपीरियंस देता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि सुनने और देखने की क्षमता का कम हो जाना, हर काम थोड़ा स्लो हो जाना, आर्थराइटिस और सांसों की बीमारी। बुढ़ापा कई बीमारियों को भी साथ लाता है। लेखिका लिजा मॉस्कोनी इस किताब की शुरुआत एक अच्छी खबर से करती हैं। वो कहती हैं कि ये जानकर हमें खुश हो जाना चाहिए कि अभी से 200 साल पहले इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी की तुलना में कम थी। मतलब ये कि 200 साल पहले के कंपैरिजन में अभी की जनरेशन ज्यादा उम्र तक जीती है। तो है ना दोस्तों, कमाल की बात है। पर अभी हमारी हेल्थ से जुड़ी कुछ और भी परेशानियां हैं, जिनके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। लेखिका लीजा अपनी लाइफ में हजारों पेशेंट्स को डील कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि अभी जब वो लोगों से पूछती हैं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी डराती है, तो लोगों का जवाब होता है कि वो डिमेंशिया से नहीं मरना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से भी ज्यादा डिमेंशिया से डर लगता है। ये सुनकर ही लोग काम चाहते हैं कि डिमेंशिया से लड़ते हुए उनके जीवन का अंत होगा। आप कुकू एफएम पर सुन रहे हैं लीजा मॉस्कोनी की किताब फूड ब्रेन की बुक समरी। तो दोस्तों, आखिर क्या है डिमेंशिया, जिससे लोगों को इतना डर लगता है? डिमेंशिया को मनोभ्रंश भी कहा जाता है। दरअसल डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर 140 प्रकार की ब्रेन से जुड़ी बीमारियां होती हैं। इनमें अल्जाइमर सबसे ज्यादा कॉमन है। डिमेंशिया के कुल मरीजों में 70% अल्जाइमर्स के मरीज होते हैं। डिमेंशिया नाम सुनते ही लोग उन मरीजों को जज करने लगते हैं जिन्हें ये बीमारी हुई है। भारतीय समाज में लोग किसी भी बात को परिवार के अंदर ही रखना चाहते हैं। अगर बीमारी ब्रेन के डिसऑर्डर से जुड़ी हो तो परिवार के लोग शेयर करने से हिचकिचाते हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये भी एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। कुछ मिथक हैं डिमेंशिया को लेकर जिसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि ये एक भूलने वाली बीमारी है, या डिप्रेशन का एक्सट्रीम लेवल है जो डिमेंशिया के रूप में सामने आता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों को ही होती है। लोगों में ये भी एक अफवाह है कि ये बीमारी उनके ही कर्मों का फल होता है, जिन्होंने बुरे काम किए हों। कुछ लोग तो इसे नसीब समझकर हार जाते हैं और इलाज करवाने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अभी जो भी बातें आपने सुनी, वो सारी बातें एक मिथ हैं। कुछ में आधी अधूरी सच्चाई है। जो लोग डिमेंशिया के शिकार होते हैं, उन्हें सिर्फ भूलने की समस्या नहीं होती, उनकी सेहत से जुड़े हुए कई और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है, तो वो भी गलत है। डिमेंशिया 30 साल के युवा से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक को हो सकती है। हाँ, आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर ये बीमारी 65 साल के बाद ही पाई गई है। ये बीमारी किसी भी उम्र के कहीं भी रहने वाले लोगों को अपना शिकार बना सकती है। आइए जानते हैं इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों के बारे में। अचानक से कोई शख्स अगर रोजमर्रा के कामों से बिल्कुल अलग बिहेव करने लगता है, जैसे ये हो सकता है कि जहां वो हर रोज जाता हो, जैसे कि मंदिर या फिर वॉक पर, चाहे वो कोई भी काम हो, अचानक से वो भूल जाता है कि सुबह 6 बजे तो उसे वॉक पर जाना था और वॉक पर नहीं जाने का कोई कारण ना हो। अगर वो अपने किसी जानने वाले को पहचानना बंद कर दे या फिर अपनी ही कही किसी बात पर बाद में पलट जाए, उसे पूरी तरह से मानने से इनकार कर दे, किसी से कुछ कहते वक्त कोई टर्म यूज करने में दिक्कत हो, अपनी बात समझा नहीं पा रहा हो, इस गिल्ड में कि वो लोगों को अपनी बात समझा नहीं पाता, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है और अक्सर चुप रहता है। अगर इस तरह का अचानक हुआ बदलाव आप किसी में देखते हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दरअसल डिमेंशिया इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर कोई डिमेंशिया का शिकार हो गया, तो इलाज कराने से उस रोग को वहीं पर रोका जा सकता है। उस लेवल से कम नहीं किया जा सकता या फिर उसे खत्म नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जितनी जल्दी डिमेंशिया डायग्नोज होगा, उतना बेहतर इलाज किया जा सकता है।
या फिर खतरों को कम किया जा सकता है। क्या होता है अल्जाइमर? डिमेंशिया होने के कारणों में अल्जाइमर सबसे बड़ा कारण है। इसमें लोग अपनी यादें भूलने लगते हैं, अपने को पहचानने लगते हैं, अपनों को पहचानने में परेशानी होती है। यह इंसान के अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा करती है, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है। डिमेंशिया सिर्फ मरीज की ही नहीं बल्कि उनके परिजनों की परेशानी को भी बढ़ा देती है। एक मरीज के पीछे किसी एक डेडिकेटेड पर्सन को लगना पड़ता है। उसमें भी मरीज की 24 घंटों सातों दिन देखभाल करनी पड़ती है। ये बीमारी किसी एक को होती है, पर इसके पीछे पूरा परिवार सफर करता है। सोकर उठने से लेकर मरीज के वापस सोने तक हर मूवमेंट में, रोजमर्रा की चीजों में उसकी मदद करनी होती है। अल्जाइमर में रोगी अपने छोटे से छोटे काम को भी करने में सक्षम नहीं होता, चाहे खुद से बेड पर से उठना, ब्रश करना, खाना खाना, कम्युनिकेट करना या फिर किसी बात पर रिएक्ट करना। अकेले अमेरिका में अल्जाइमर मरीजों की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया में हर हफ्ते 1700 से ज्यादा डिमेंशिया के मरीजों के नए केसेस सामने आते हैं। बेबी बूमर जनरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक अकेले अमेरिका में अल्जाइमर मरीजों की संख्या 1.5 करोड़ के पार हो जाएगी। पूरे विश्व में अभी 4 करोड़ से भी ज्यादा अल्जाइमर के मरीज हैं। 2050 में ये आंकड़ा 13 करोड़ को भी पार कर जाएगा। लेखिका लीजा कहती हैं, हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और हर रोज हर फील्ड में कुछ न कुछ नया इवेंट हो रहा है। ऐसे ही 2 टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारी ब्रेन की एजिंग को समझने में हमारी मदद करती हैं। पहली है चीप जीनोमिक्स, मतलब अफोर्डेबल डीएनए टेस्टिंग। ब्रेन से जुड़ी किसी भी बीमारी के लिए स्क्रीनिंग जरूरी है और रिसेंट ईयर्स में डीएनए टेस्टिंग कराना सस्ता हो गया है और ये आम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल हो गया है। अभी से लगभग 5 साल पहले पेशेंट की प्रॉपर जीन स्क्रीनिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। और विज्ञान का दूसरा वरदान है ब्रेन इमेजिंग टेक्निक, जैसे एमआरआई और पीईटी, जिसके थ्रू हम ब्रेन के अंदर होने वाले बदलाव को देख सकते हैं। लोगों की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इनमें बदलाव को समझने में काफी मदद मिलती है। एमआरआई जैसी तकनीक हेल्थ सेक्टर में एक रिवोल्यूशनरी चेंज लेकर आई है, जिसकी वजह से हम ब्रेन से जुड़ी किसी भी तरह की बीमारी या उनमें होने वाले चेंजेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दशकों पहले जो लोग अल्जाइमर की चपेट में आते थे, उनके खतरे को समझने में डॉक्टरों को बहुत वक्त लगता था और इन बीमारियों में जितना आप देर करेंगे, इसका खतरा उतना बढ़ता चला जाएगा। अभी के समय में बीमारी होने के लक्षण दिखने पर तुरंत कोई भी एमआरआई करवा सकता है और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकता है। एमआरआई के प्रोसेस में मैग्नेटिक वेव की सहायता से शरीर के अंदर के अंगों की तस्वीर ली जाती है कि वो अंग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर सिर्फ अल्जाइमर की बात करें तो डॉक्टर कहते हैं कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसका सीधा सा संबंध हमारे खान पान से है और ब्रेन इमेजिंग की मदद से 20 साल से लेकर लक्षण दिखाई देने तक की मैपिंग की गई। इससे अल्जाइमर से लड़ने में मेडिकल साइंस को बहुत मदद मिल रही है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन का ख्याल रख सकते हैं। तब तक आप बने रहिए कुकू एफएम के साथ। रखें ब्रेन का ख्याल। दोस्तों, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं लीजा मॉस्कोनी की लिखी किताब ब्रेन फूड। लेखिका लीजा कहती हैं, हमें अपने ब्रेन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन कभी बदले नहीं जा सकते। हमारे शरीर के दूसरे अंगों में हर रोज नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स नष्ट हो जाते हैं। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन इसके उलट ब्रेन सेल्स के साथ ऐसा नहीं होता। हमारे अधिकतर न्यूरॉन्स समय के साथ बूढ़े होते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने के लिए लगातार खान पान का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अल्जाइमर इतना डरावना होता है। एक बार जो डैमेज हो गया तो उसे ठीक करना नामुमकिन होता है। ब्रेन के अंदर क्या डैमेज हो रहा है यह हमें नहीं पता चल पाता जब तक कि वो डैमेज इतना बढ़ जाए कि वो बाहर महसूस होने लगे।
ऐसा अक्सर होता है कि हम काम करते करते अचानक ही लो फील करने लगते हैं, या कभी फेंट हो जाते हैं, या हमें घबराहट महसूस होने लगती है। ये अगर कभी कभी होता है तो शायद इसे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर बार बार ये चीजें हो रही हैं तो इसे इग्नोर करना नहीं चाहिए। ब्रेन के बारे में ये बहुत अजीब बात है कि ये पूरे शरीर के अंगों को रेगुलेट करता है। कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो सिग्नल देता है, लेकिन अगर ब्रेन में ही कुछ गड़बड़ी हो जाए तो ब्रेन अपना हाल खुद नहीं बता पाता। एक ये बात भी ब्रेन को बाकी शरीरों से अलग बनाती है। ब्रेन खुद अपनी तकलीफ नहीं बता सकता, क्योंकि ब्रेन में कोई पेन सेंसर नहीं होता। इसलिए आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि कोई गिटार बजा रहा है और उसके ब्रेन का ऑपरेशन चालू है। कोई अपना फेवरेट गाना गुनगुना रहा है और इसी बीच डॉक्टरों की एक टीम ब्रेन का ऑपरेशन कर रही है। इसलिए आप कभी किसी को ये कहते हुए सुने कि उसके ब्रेन में कुछ दर्द हो रहा है, माइग्रेन जैसा कुछ फील हो रहा है, तो समझिए कि उसके ब्रेन के बाहरी हिस्से में कुछ दिक्कत है। ब्रेन के अंदर का दर्द कोई नहीं बता सकता। ये लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर बैठे रहने से, कमजोरी या स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से गर्दन या सिर के बाहरी हिस्से के मसल्स में दर्द होता है। हमारी ब्रेन एजिंग सीधे सीधे हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है कि हमारा खान पान सही है या नहीं। रोजाना एक्सरसाइज भी हमारे ब्रेन को स्वस्थ बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। आंकड़ों के अनुसार 70% स्ट्रोक, 80% दिल से जुड़ी और 90% टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां सिर्फ हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। जबकि इसे मेंटेन करना उतना भी मुश्किल नहीं है। बस एक बार इन्हें अपनी आदतों में शामिल करने की जरूरत है। हमें सही डाइट को चूज करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज को शामिल करना चाहिए। आज के समय में अनाज को उगाने में पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। अनाज और सब्जियों को हम तक पहुंचने में उसे कई बार प्रोसेस किया जा चुका होता है। जैसे कि अगर हम मैदा, शुगर और पैकेज्ड फूड की बात करें, तो इसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कई हार्श केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो न सिर्फ फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, बल्कि अगर एक बार आपने खा लिया तो उसकी क्रेविंग आपको बार बार होती रहेगी, या कहें तो आपको उसे खाने की लत लग जाएगी, आदत पड़ जाएगी। वहीं जैसे कि मछली और नट्स हमारे ब्रेन को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रोवाइड कराता है, जो कि ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी होता है। अभी के समय में हमारे खाने की क्वालिटी में गिरावट आई है। फूड कंपनी सिर्फ प्रेजेंटेशन और टेस्ट पर ध्यान देती हैं, उसे हमारे स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं होता। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी खाने में मिलावट होती है, जैसे कि चिकन, पिग्स और गायों में उनकी ग्रोथ के लिए हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। उनको हेल्दी दिखाने के लिए और भी कई टॉक्सिक मेडिसिन दी जाती हैं। उन्हें जब हम खाते हैं तो उतनी प्रोटीन और विटामिन हमें नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। चाहे हम वेजिटेरियन हों या नॉन वेजिटेरियन, आज हर जगह मिलावट है। हम इनसे पूरी तरह बच नहीं सकते, पर इसे बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग घर के गमलों में हरी सब्जियां उगाते हैं, वो एक बेस्ट ऑप्शन है। पर हाईली प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चीनी, मैदा और रिफाइंड ऑयल जैसी चीज़ों को तो पूरी तरह से अपनी डाइट से रिमूव कर देना चाहिए। उनके सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल, रिफाइंड ऑयल की जगह शुद्ध सरसों, नारियल या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करना। ये सारी चीज़ें तो हमारे घर के खाने के बारे में हो गई दोस्तों। पर भारत में हाल के कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव आया है। बाहर मिलने वाले फास्ट फूड खाने का चलन बढ़ गया है। पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, रोस्टेड या बेक्ड खाना, इस तरह के फूड सीधे सीधे हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। चाहे वो स्ट्रीट पर मिल रहे समोसे हों, नूडल्स हों या फिर मोमोज, इन सब में हाईली प्रोसेस्ड पदार्थों का इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कि समोसे तलने के लिए एक ही बार कढ़ाई में तेल डाला जाता है, और जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए उसी तेल में कई बार समोसों को तला जाता है। सिर्फ एक बार ही तेल के इस्तेमाल से उसकी पोषकता ख़त्म हो जाती है, फिर वो ऑलरेडी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहीं अगर पिज़्ज़ा की बात करें तो उसमें भले ही आपको हरी सब्जियां दिख जाएं, पर यह उसकी सच्चाई नहीं है। उसके बेस में
मैदा होता है और उस पर स्प्रेड किए गए डिफरेंट सॉसेस तो केमिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं और उनमें डाले जाने वाले प्रिजर्वेटिव्स जो उन्हें सालों साल तक खराब नहीं होने देते। वो प्रिजर्वेटिव्स हमारी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग डिजीज को जन्म देते हैं। फूड ब्रेन की लेखिका लीजा कहती हैं कि हम बेहद लकी हैं, हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसलिए बाद में किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने से अच्छा है कि हम अपनी डाइट का ख्याल रखें। बाद में इलाज में लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि अभी से अलर्ट रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ब्रेन जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने में दोस्तों अभी भी रिसर्चेस जारी हैं। इसलिए साइंस भी कहती है कि ब्रेन हेल्थ खाने पर डिपेंड है। किसी भी कीमत पर हमें अपने खान पान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खाने की ज़रूरत को लेकर लेखिका लीजा यहाँ पर 3 स्टेप्स को फॉलो करने की सलाह देती हैं। पहला, हमें खान पान और लाइफस्टाइल को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और साथ साथ हमें सोशल भी रहना चाहिए। फिजिकली, सोशली और इंटेलेक्चुअली एक्टिव रहना चाहिए। दूसरा, अगर हमारी डाइट खराब है तो फौरन इसे चेंज करना चाहिए और अपनी डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए। तीसरे स्टेप में ब्रेन से जुड़ी अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। अक्सर हम ये लोगों में देखते हैं कि अचानक ही किसी को कोई बीमारी डायग्नोस हो गई, उसे पता भी नहीं था उन बीमारियों के लक्षणों के बारे में। आमतौर पर लोगों को तब पता चलता है जब वो बीमारी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। इसलिए लेखिका कहती हैं कि हमें बीमारी और उसके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही इसे लेकर हमें जागरूक भी होना चाहिए। अलग अलग तरह के टेस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये बताए 3 स्टेप्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें अलग से बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक बार अपनी कुछ आदतों में बदलाव करके और उसे कुछ दिनों तक फॉलो करने से हो जाता है। छोटे छोटे स्टेप से खुद को बदल कर हम मेमोरी लैप्सेस को कम कर सकते हैं, अल्जाइमर के रिस्क को लगभग ख़त्म कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके आने वाले सालों को हम बेहतर बना सकते हैं। हमारे शरीर के दूसरे अंगों की तुलना में ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, पर ब्रेन न्यूट्रिशन को लेकर बहुत चूजी होता है। खाने पीने में जैसे छोटे बच्चे नखरे करते हैं ना, वैसे ही ब्रेन भी नखरे करता है। इसकी बनावट की बात करें तो एक्चुअली ये बहुत वल्नरेबल होता है। इसकी कंसिस्टेंसी जेली के जैसी सॉफ्ट होती है और ये बहुत आसानी से डैमेज भी हो सकती है। इसलिए मदर नेचर ने भी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कई लेयर बोन से बने स्कल को हमारे ब्रेन को कवर करने के लिए दिया है। स्कल के अंदर हमारा ब्रेन एक कलरलेस लिक्विड में डुबोया होता है। इस फ्लूइड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। इसी फ्लूइड में फ्लोट करने से ही हमारा ब्रेन अपना भार भी सह पाता है और ये लिक्विड हमारे ब्रेन को एक कुशन की तरह भी प्रोटेक्ट करता है। जब हमें सिर के बाहरी हिस्से पर चोट लगती है तो हमारे ब्रेन को इससे कोई नुकसान नहीं होता। किसी भी तरह के शॉक से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और डैमेज होने से बचाता है। ये लिक्विड ब्रेन की क्लियरेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है। ब्रेन को ठीक ढंग से काम करने के लिए और ब्रेन में बनी टॉक्सिस को बाहर निकालने के लिए भी ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिम्मेदार है। ब्रेन में न्यूट्रिशन की आवाजाही को समझने के लिए लेखिका लीजा कहती हैं कि आप किसी हाई सिक्योरिटी सरकारी दफ्तर की कल्पना कर सकते हैं, जहां पर सिर्फ कुछ लोगों को ही जाने की इजाज़त होती है। कुछ लोगों को आई कार्ड दिखाकर एंट्री मिल जाती है, लेकिन आम इंसान को उन एरियाज में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर आपने इस प्रोसेस को समझ लिया तो ठीक यही चीज़ हमारे ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ पर ब्रेन के सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया या किसी दवा को ब्रेन में जाने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि पानी, ऑक्सीजन, इसके अलावा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमारे ब्रेन को पड़ती है। यहाँ पर एक बात और जानना ज़रूरी है कि जिस क्लाइमेट में हम पैदा हुए हैं वहाँ पर सीज़न के मुताबिक उगने वाली हरी सब्जियाँ, फल और मसाले ही हमारे शरीर को ज़्यादा सूट करते हैं।
अभी एक नया दौर है जहां बड़े बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी तेजी से आई है। इस वजह से बिना सीजन के भी उगाई जाने वाले खाद्य पदार्थ हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हमें यहाँ पर भी रुकने की ज़रूरत है। मदर नेचर मौसम के हिसाब से हमें वही फल और सब्जियां देती है जिनकी हमारे शरीर को उस वक्त ज़रूरत होती है। कुछ लोग हद से ज़्यादा हेल्दी खाने को लेकर इतना कॉन्शियस होते हैं कि वो एग्जॉटिक चीज़ें भी खाने लगते हैं। वो न्यूट्रिशियस हो सकती हैं, पर उससे भी ज़्यादा हमारे शरीर को वो चीज़ें पोषण देंगी जो लोकली प्रोड्यूस्ड होती हैं। आपकी डाइट का रोल आपके ब्रेन के लिए कितना ज़रूरी है, ये भी हम जानेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में। आप बने रहिए हमारे साथ कुकू एफएम के साथ। कैसी हो हमारी डाइट? दोस्तों, कुछ संतुलित आहार हैं जो हमारे मस्तिष्क को चाहिए। मछली और शेलफिश पॉली अनसेचुरेटेड फैट के बढ़िया स्रोत होते हैं, जो अभी की दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट ओमेगा 3 कंपोजिशन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे ब्रेन का अधिकतर भाग ओमेगा 3 फैट से ही बना हुआ है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को चाहिए होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल हमें ढेर सारे विटामिन, मिनरल्स और ब्रेन फ्रेंडली शुगर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा एग में कोलिन नाम का एक पोषक तत्व होता है। कोलिन वही सब्सटेंस है जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन मेमोराइज करने में और एक्सपीरियंस से सीखने में मदद करता है। जानवरों से मिलने वाली चीज़ें जैसे मछली और मीट दोनों ही फैट के बहुत अच्छे सोर्स हैं। फैट हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, साथ ही हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, फैट हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर रखने वाले एक टैंक की तरह काम करता है। अगर किसी वजह से शरीर को अगर कुछ समय के लिए खाना ना मिले तो उस वक्त ये एनर्जी हमारे काम आती है। हमारे पूर्वज भी इस फैट पर डिपेंडेंट थे। वो शिकार का जानवर का मांस खाते थे, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब उन्हें भोजन नहीं मिल पाता था। उस वक्त यही फैट उन्हें जिंदा रखता था। लेकिन अगर आज हमारे पास खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आमतौर पर हम शरीर को भूखा रखने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन पहले हमारे पूर्वजों के पास ऑप्शन नहीं थे। उनके हाथ जो लगता था वो खा लेते थे। मतलब हमें सरवाइव करने के लिए कुछ भी खाना पड़ता था। पर समय के साथ जैसे जैसे हम खुद को ग्रो करते गए, रिसर्च के साथ हमने खाने के कई ऑप्शंस ईजाद कर लिए। शायद इसलिए भी हमारा दिमाग और हमारे शरीर के दूसरे अंग ठीक तरह से ग्रो करते हैं। खाने के ऑप्शन को बढ़ाने से अब हम जीनियस हो गए हैं। सिर्फ फूड की वैरायटी में ही नहीं, बल्कि उसे खाने के तरीके में भी हमने बदलाव किए। करीब 30 लाख साल पहले मानव ने आग की खोज की थी। आग की खोज एक चमत्कारी बदलाव लेकर आया। आग से पकने वाले खाने सिर्फ स्वादिष्ट नहीं थे, बल्कि वो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाते थे। खाने के ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता था, जिससे हमारे शरीर की एनर्जी भी बची रहती थी। इन सारी जगहों से बचने वाली ऊर्जा हमारे दिमाग के ग्रोथ में खर्च होने लगी। और कुछ ऐसे ही इवॉल्व करते हुए हमारे पूर्वजों का ब्रेन पहले से ज़्यादा बड़ा और तेज़ होने लगा। आज से लगभग 10,000 साल पहले एक और रिवोल्यूशनरी चेंज आया। वो थी खेती करने की तकनीक। एग्रीकल्चर की डिस्कवरी ने हमारे खाने के तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। गेहूं, चावल, मक्का अब हम उगाने लगे थे। पालतू जानवरों से हमें दूध और अंडा मिलता था। इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करने से हमारा दिमाग अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ने से खाने से ऊपर आकर हम सोचने लगे थे और किसी और फील्ड में भी हम सोचने लगे थे। जो हम खाते हैं वही बन जाते हैं। लेखिका लीजा कहती हैं कि हमारे पूर्वज आमतौर पर हरी सब्जियां, फल, सीड्स और नट्स खाते थे। वो भी उसे बिना किसी प्रकार से बदले हुए। लेकिन आज अगर अमेरिका में लोगों की फूड हैबिट पर बात करें तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी फल या सब्जी को उसके नेचुरल फॉर्म में खाएं। आज तो लोग डिब्बा बंद कोल्ड ड्रिंक से लेकर कई दिनों तक प्रिजर्व किए गए खाने तक को खाते हैं। आज हर चीज़ में मिलावट है। फ्रेश सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल और हनी से हमें कार्बोहाइड्रेट और बॉडी फ्रेंडली शुगर मिलती है। लेखिका लेकिन अभी लोगों के खाने में रिफाइंड चीज़ों की भरमार है, ऐसा कहती हैं। हमारे खाने का मुख्य भोजन बेक्ड फूड है। मांसाहारी जीवों में भी मिलावट है।
मिलावटी दूध, मिलावटी बटर हमारे रोज के खाने का हिस्सा है। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह आज हमने अपने भोजन को बर्बाद करके रख दिया है। रिफाइंड खाने में कुछ भी पोषक तत्व नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे शरीर को नुकसान जरूर पहुंचाता है। इस धरती पर इंसान लगभग 50 लाख साल पहले आए और होमोसेपियंस मतलब हम मनुष्य इस धरती पर लगभग 5 लाख साल पहले आए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 99% समय तक हम सिर्फ शिकार करके खाते रहे हैं। इसलिए अभी तक हमारा दिमाग मॉडर्न फूड हैबिट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। हमें इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। आज हम इधर उधर की जानकारी और खाने की चीज़ों के विज्ञापनों से प्रभावित हो जाते हैं। बड़े बड़े विज्ञापनों में हमें अपने फेवरेट सितारों को देखकर हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदने की सोचने लगते हैं, जो असल में हमारे लिए किसी जहर से कम नहीं है। खाने पीने के मामले में हमें खुद को एजुकेट करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी सेहत को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रही हैं। पानी का हमारे ब्रेन पर क्या असर पड़ता है? नमक, कार्बोहाइड्रेट, फैट हमारे शरीर के लिए हीरो और विलेन दोनों हैं। अगर इसे बैलेंस तरीके से लें तो हीरो, और अगर जरूरत से कम या बहुत ज्यादा लें तो विलेन। ब्रेन तो वैसे भी बहुत स्पेशल एरिया है। यहाँ पर पोषण के मामले में उसके अपने नियम होते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रेन अपने लिए खुद पोषण पैदा करता है और बाहर के पोषण पर कम निर्भर रहता है। कुल मिलाकर हमारे ब्रेन को 45 से भी ज्यादा तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। हमारे शरीर की जरूरत वाले न्यूट्रिशन को हम 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो कैटेगरी हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स। हमारे शरीर का लगभग 60% भाग सिर्फ पानी है। वहीं 20% प्रोटीन, फैट 15%, कार्बोहाइड्रेट 2%, इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स होते हैं। हमारे ब्रेन का 80% भाग पानी है, 11% लिपिड प्रोटीन, 8% विटामिन और मिनरल्स, 3% और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट। अगर आप सोचते हैं कि पानी में कोई पोषण नहीं होता है तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि विश्व के महान वैज्ञानिकों का मानना है कि 4 बिलियन वर्ष पहले पहला जीव पानी में ही पैदा हुआ था। हमारे ब्रेन को बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। ब्रेन में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए मिनरल और सॉल्ट को ठीक तरह से काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सॉल्ट और मिनरल्स, जब भी हम एक घूंट पानी पीते हैं तब तब क्लोराइड, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम भी हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। पानी हमारे ब्रेन की बनावट में भी अहम भूमिका निभाता है। ब्रेन सेल्स के बीच पानी भरा होता है। प्रोटीन और ज़रूरी पोषक तत्वों को एब्जॉर्व करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही ब्रेन से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी पानी का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक ज़रूरी बात कि हमारा शरीर पानी को स्टोर करके नहीं रख सकता। मतलब हम किसी दिन खाना स्किप कर दें तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर पानी नहीं पीने से हमें परेशानी हो सकती है। हर रोज शरीर को शुद्ध पानी चाहिए होता है। पानी नहीं पीने से हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को काम करने और हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। खासकर हमारे ब्रेन को अच्छे से फंक्शन होने के लिए पानी बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक फिक्स अमाउंट का 3 से 4% भी पानी की कटौती करने से हमारे ब्रेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए कुछ और भूल जाएं तो काम चल सकता है, पर एक सही मात्रा में पानी पीना हमें नहीं भूलना चाहिए। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका के 43% लोग 4 कप से भी कम पानी पीते हैं। 36% लोग 1 कप से कम पानी पीते हैं या 1 से 3 कप पानी पीते हैं, और 7% लोग तो उससे भी कम। लेखिका लीजा कहती हैं कि कम पानी पीने से हम सिर्फ अपने शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हम अपने ब्रेन को बुरी तरह से डैमेज करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन श्रिंक करने लगता है, और यही चीज़ें बाद में जाकर डिमेंशिया जैसी खतरनाक बीमारी को जन्म देती हैं। इसलिए पानी की एक सही मात्रा ज़रूर लें। इस छोटी सी बात को इग्नोर करके हम अपने ब्रेन को खतरे में डाल सकते हैं, और उसके बाद चीज़ें
पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए खूब पानी पिएं। पानी पीने को लेकर हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगर हम पानी पीना अक्सर भूल जाते हैं तो हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए। हर रोज़ हमारे शरीर को कम से कम 2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। किसी तरह इस मात्रा के पानी को हमें ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हों, वहाँ का टेम्परेचर और हमारे नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग पानी की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह अगर हम अपने ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना चाहते हैं तो पानी पीना कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। पानी का मतलब क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक या फिर दूसरे बेवरेजेस जैसे चाय, कॉफ़ी, वाइन वगैरह? आखिर इन लिक्विड पीने वाली चीज़ों का हमारी हेल्थ पर क्या असर होता है, आइए जानते हैं। जब हम लो फील करते हैं या थक जाते हैं, उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है और हम पानी की जगह कॉफ़ी प्रेफर करते हैं। पर कॉफ़ी या चाय हमारे शरीर को उस वक्त और नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब हमें और डिहाइड्रेट कर देते हैं। कैफीन हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन का काम करता है। दूसरी तरफ हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, उनमें पानी तो होता है पर साथ ही उसमें ज़्यादा मात्रा में शुगर भी होती है। साथ ही उसमें मिलाए गए आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव्स हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि अभी बिकने वाले दूध भी हमारे लिए सही नहीं है। खाने वाली चीज़ों में दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा मिलावट की जाती है। ज़्यादा पैसे देकर भी शुद्ध दूध मिलना बेहद मुश्किल होता है। हमारे शरीर की ग्रोथ के साथ साथ हमारे ब्रेन को भी स्वस्थ बनाए रखने में पानी की अहम भूमिका होती है। रोज़ पीने वाले प्लेन वाटर को हम हार्ड वाटर कह सकते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं। मदर नेचर जो पानी हमें उपलब्ध कराती है, बादलों से होते हुए ज़मीन पर बरसने वाला बारिश का पानी, जो कई तरह के मिनरल्स और रॉक से फिल्टर होता हुआ ज़मीन के अंदर स्टोर हो जाता है। उस पानी में हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से मिनरल्स, सॉल्ट और सल्फ़र कंपाउंड होते हैं। लेखिका लीजा कहती हैं कि अगर उन्हें कोई सबसे बढ़िया क्वालिटी का पानी लोगों को सजेस्ट करना हो तो वो कहेंगी कि हमें मदर नेचर जो ग्राउंड वाटर उपलब्ध कराती है, हमें उसे ही पीना चाहिए। उस पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये पानी न सिर्फ हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है बल्कि ये हमें कई डिजीज़ से लड़ने में भी मदद करता है। इसके उलट जो लोग लैब में न्यूट्रिएंट डालकर तैयार किए गए पानी का सेवन करते हैं, वो नेचुरल वाटर की तुलना में कम पोषक होते हैं। बोतल में मिलने वाले पानी में बैक्टीरिया नहीं होते, पर उसे प्रोसेस करते हुए पानी के ज़रूरी तत्व नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी जब हर जगह पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि ग्राउंड वाटर भी इस पोल्यूशन से अछूता नहीं है, इसलिए उस पानी में कई हानिकारक मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन, लेड और बेंजीन। तो आखिर हम साफ पानी कहाँ से पिएं? तो इस किताब में दी गई जानकारी के अनुसार बोतल का पानी पीने की बजाय ग्राउंड वाटर को हम अपने घर में ही फिल्टर कर सकते हैं। हम और हमारी फैमिली साफ और मिनरल से भरपूर पानी पिए। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं लीजा मॉस्कोनी की लिखी किताब ब्रेन फूड की बुक समरी। लेखिका लीजा कहती हैं कि अगर आपको प्लेन पानी पीना पसंद नहीं तो नारियल पानी की बेहतर ऑप्शन है, जिसे पहले से ही प्रकृति ने सेफली पैक करके भेजा है। इसमें लो शुगर के साथ साथ भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। आमतौर पर एक कोकोनट में 300 मिलीग्राम पोटेशियम और 5 मिलीग्राम नेचुरल शुगर होता है। यह आपके स्पोर्ट्स ड्रिंक से तो कई गुना बेहतर है, जिसमें थोड़ा पोटेशियम होता है और उससे 5 गुना ज़्यादा प्रोसेस्ड अनवांटेड शुगर होता है, जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। दिमाग को तेज़ दौड़ाने और हाइड्रेटेड रखने का एक और बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, और वो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा को आयुर्वेद में धृत कुमारी नाम दिया गया है। एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल होता है। एक साथ इतने गुणों से भरपूर। इतना ही नहीं, इसमें कई तरह के मिनरल्स, विटामिन्स और एंजाइम्स और एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे ब्रेन को अंदर और बाहर से एक्टिव रखते हैं। लेखिका लीजा कहती हैं कि दरअसल हम पानी पीते नहीं बल्कि खाते हैं। हमारी ज़रूरत का 20% पानी हमें फ्रूट और वेजिटेबल से पूरा करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर के अलावा हमें वाटर रिच फ्रूट
और वेजिटेबल भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि गुड और बैड फैट क्या होता है। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कुकू एफएम के साथ। फैट क्या है? अच्छा फैट, बुरा फैट। दोस्तों, फैट के बारे में लोगों के बीच एक मिसकॉन्सेप्शन है कि फैट बर्न होकर हमें एनर्जी देता है, पर ब्रेन के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो फैट को बर्न करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। इसी ब्रेन फैट पैराडॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे शरीर में दो तरह के फैट पाए जाते हैं, एक स्टोरेज फैट और एक स्ट्रक्चरल फैट। आमतौर पर हम स्टोरेज फैट के बारे में बात करते हैं, वो फैट जो हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। उसे आप भी देख सकते हैं। हमारे शरीर का चर्बी वाला भाग स्टोरेज फैट है, लेकिन ब्रेन में जो फैट होता है वो होता है स्ट्रक्चरल फैट। ये भी हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, पर यह शरीर या हमारे अंग को एनर्जी नहीं देता है, ना ही यह हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका काम है सेल को एक स्ट्रक्चर देना। ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स भी एक फैटी लेयर से घिरा होता है, जो न केवल उन्हें बाहरी हलचल से बचाए रखता है, बल्कि सिग्नल और पोषक तत्वों को सेल के अंदर आने जाने में भी मदद करता है। न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन या बाहरी लेयर इन्हीं फैटी एसिड से बने होते हैं, जिसका नाम है ओमेगा 3। इस फैट का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। जब भी हम ब्रेन फ्रेंडली फूड के बारे में बात करते हैं तो ओमेगा 3 का नाम ज़रूर आता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए एक ज़रूरी फैट है, इसके अंदर दो तरह के फैट होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमारा शरीर खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये पूरी तरह हमारी डाइट पर निर्भर करता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का हमारे शरीर और हमारे ब्रेन पर क्या असर होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म होती है इन्फ्लेमेशन, इसे समझना ज़रूरी है। दरअसल इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। जैसे कि अगर हमें किसी तरह की चोट लगती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है, जिससे हमारा घाव ठीक हो जाता है। इस चोट की हीलिंग का प्रोसेस इन्फ्लेमेशन के थ्रू ही होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्फ्लेमेशन अगर बैलेंस्ड हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका बैलेंस बिगड़ा तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। इम्यूनिटी कम होने पर क्या होता है ये तो हम जानते हैं, पर दूसरी तरफ जब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करने लगता है। इम्यून सिस्टम से जुड़े सेल्स हमारे हेल्दी सेल्स को भी बीमार समझकर ख़त्म करने लग जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा और धीमा चलता है, इसलिए कई बार हमें पता भी नहीं चलता और अचानक ही कोई बड़ी बीमारी डायग्नोस हो जाती है। समय के साथ साथ ये हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है और डीएनए डैमेज होता है। फिर ये कई ख़तरनाक बीमारियों को जन्म देता है, जैसे अल्जाइमर, कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और अस्थमा। पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। एक एडल्ट मैन के लिए 1.6 ग्राम ओमेगा 3 और 14 से 17 ग्राम ओमेगा 6 एक दिन में रिकमेंडेड है। वहीं महिलाओं के लिए 1.1 ग्राम ओमेगा 3 और 11 से 12 ग्राम ओमेगा 6 फैटी एसिड रिकमेंडेड है। अगर हम एक्सेस ओमेगा 3 रिच चीज़ें खाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को हद से ज़्यादा बढ़ा देता है। और हाई इन्फ्लेमेशन से क्या होता है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ओमेगा 6 हमें कई सोर्सेज से मिल जाता है, जैसे पीनट ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन ऑयल, वॉलनट, मैनीज, पीनट बटर वगैरह। ओमेगा 3 के एनिमल सोर्स हैं चिकन, पोर्क, बीफ, एग यॉक वगैरह। ओमेगा 3 की बात करें तो फ्लैक्स सीड्स, जिसे हिंदी में अलसी भी कहा जाता है, उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ब्लूबेरी, वॉलनट, चिया सीड्स, मछली, सरसों, पालक, सोयाबीन और अंडे भी ओमेगा 3 के बढ़िया स्रोत हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। ओमेगा 3 कम लेने वालों में अल्जाइमर का खतरा
70% तक बढ़ जाता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि डॉक्टर की सलाह के बिना हमें ओमेगा 3 की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। जितना हो सके ये हमारे फूड से आए, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। आइए अब कुछ ऐसे फैट्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट हमारे ब्रेन पर बहुत बुरा असर डालता है, हमारी मेंटल एबिलिटी को बुरी तरह प्रभावित करता है और डिमेंशिया के खतरे को बढ़ा देता है। एडोलेसेंस के बाद सैचुरेटेड फैट का सेवन करने से हार्ट डिजीजेस और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई 25 ग्राम से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में रोज़ लेता है तो समय के साथ डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि 7 ग्राम से ज़्यादा हम सैचुरेटेड फैट का सेवन ना करें। बैगन मतलब सुअर के मांस के 6 स्लाइसेस में 25 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, तो आप इसे कम करके 1 या 2 स्लाइस तक ला सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आप पोर्क यानी कि सुअर के मांस और बीफ यानी कि गोवंश के मांस का सेवन करते हैं तो इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। बीफ जो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं वह हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। चीज़, फ्लेवर्ड दही, आइसक्रीम, पुडिंग और मिल्क बेवरेजेस हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे ब्रेन को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती, उल्टा ये हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए ख़तरा होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं तो इसकी मात्रा कम कर सकते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स में ये देख सकते हैं कि उसमें ट्रांस फैट ना हो। ट्रांस फैट हमारी सेहत का दुश्मन क्यों है, आइए इस बारे में जानते हैं अगले एपिसोड में। ट्रांस फैट सेहत का दुश्मन। ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है, साथ ही हमारे दिमाग का दुश्मन भी होता है। जो लोग 2 ग्राम या इससे ज़्यादा ट्रांस फैट रोज़ लेते हैं उन्हें डिमेंशिया होने का खतरा दुगना हो जाता है। अभी की जनरेशन की सबसे बुरी बात यह है कि आज लोग रोज़ाना 2 ग्राम से ज़्यादा ट्रांस फैट लेते हैं। आखिर ये ट्रांस फैट कहाँ छुपा होता है? ट्रांस फैट दरअसल इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आता है, जिसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। प्रोडक्ट में एक स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी लाने के लिए केमिकली सेचुरेट किया जाता है। रूम टेम्परेचर पर यह सॉलिड फॉर्म में होता है, पर बेक या गर्म करने पर मेल्ट हो जाता है। कैनोला और सनफ्लावर ऑयल को इंडस्ट्री को आर्टिफिशियली हाइड्रोजनेट किया जाता है, जिससे उसके नेचुरल पोषक तत्व लगभग पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। ऑयल को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए प्रोसेस किया जाता है, लेकिन ऐसे प्रोसेस किए गए ऑयल हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन ऑयल्स की तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन हमारी लाइफ को कम करने में इनका बड़ा रोल होता है। रेस्टोरेंट्स में डीप फ्राई किए गए भोजन से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। इस तरह के भोजन और ऑयल दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं। ये हमारे स्ट्रोक का कारण बनता है और बाद में ये डिमेंशिया का रूप भी ले सकता है। ट्रांस फैट के घातक परिणामों के कारण डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसे देशों ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ट्रांस फैट में बने भोजन या फिर ट्रांस फैट से भरे अनहेल्दी ऑयल धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अनहेल्दी रिफाइंड ऑयल सस्ते होते हैं, ये इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए लोग आसानी से इसे खरीद लेते हैं। बड़ी बड़ी विज्ञापन कंपनियां हमें मूर्ख बना रही हैं और हेल्थ के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। एक सॉल्यूशन है कि अपनी डाइट का ख्याल हम खुद रखें। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या जा रहा है और उसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांस फैट हमारी सेहत का दुश्मन है, तो इस दुश्मन को पहचानने का तरीका क्या है, आगे हम आपको ये बताएंगे। जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं ट्रांस फैट उनमें पाया जाता है। वैसे फूड जो पैकेज्ड बॉक्सेस, केन्स या फिर पैक्ड बैग्स में आते हैं, इन फूड्स की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि सॉसेस, सैंडविच, ब्रेड, जूस या सूप केन्स। ये पैकेज्ड फूड 4 साल तक ख़राब नहीं होते। तो अगर आप अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं तो अगली बार जब भी पैकेज्ड फूड या कोई भी खाने का सामान खरीदें तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को ज़रूर चेक कर लें, कहीं उसमें ट्रांस फैट तो नहीं। पैकेट पर लिखे 0 ट्रांस फैट से जुड़ी एक और बात हमें जाननी चाहिए। मानकों के हिसाब से एक मील में अगर 0.5 ग्राम ट्रांस फैट है तो कंपनी को यह अधिकार है कि उसे वो 0 ट्रांस फैट कह सके या उसे 0 ट्रांस फैट फूड की कैटेगरी में डाल सके। लेकिन आप सोचिए, अगर आपने एक सैंडविच की जगह 2 सैंडविच खा ली तो आपने 1 ग्राम
ट्रांस फैट अपनी बॉडी में डाल लिया। कई तरह के बटरी टेस्ट स्प्रेड, फास्ट फूड में स्प्रेड के लिए इस्तेमाल किए गए सॉसेस वगैरह सब में ट्रांस फैट होता है। कुल मिलाकर अगर आप पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड डेली बेसिस पे खाते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। इस तरह छुपे हुए ट्रांस फैट के लगातार कंज्यूम करने से हम अपनी हेल्थ को रिस्क पर डाल देते हैं। डोनट्स और केक के नाम पर तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन कमर्शियल डोनट्स, केक, स्नैक फूड, बिस्किट, कुकीज़ और क्रैकर्स भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में बने होते हैं और इनमें भी ट्रांस फैट भरपूर होता है। कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉफ़ी क्रीमर्स में भी ट्रांस फैट होता है। इसलिए जब भी आप सुपरमार्केट जाएं तो ट्रांस फैट से बनी किसी भी कीमत पर हमें ट्रांस फैट को हमारी डाइट से दूर रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन। दोस्तों, जनरली जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। ब्रेन कोलेस्ट्रॉल बॉडी के कोलेस्ट्रॉल से बिल्कुल अलग होता है। ब्रेन अपने लिए खुद कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। मोस्टली एडोलसेंस का पीरियड, जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, इस पीरियड में तो उसके स्ट्रक्चुरल सपोर्ट के लिए उस वक्त ही हमें डाइट से कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बार जब ब्रेन डेवलप हो जाता है उसके बाद ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन पर असर डाल सकता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का सीधा कनेक्शन हमारे हार्ट से है। हार्ट ही हमारे ब्रेन और दूसरे ऑर्गन को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर हार्ट के फंक्शन में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसका असर हमारे ब्रेन पर भी पड़ेगा। हाँ, तो इनडायरेक्टली बॉडी कोलेस्ट्रॉल ब्रेन को भी प्रभावित करता है। प्रोटीन। ब्रेन के लिए पोषक तत्वों में तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोटीन। ब्रेन के फंक्शन, स्ट्रक्चर और ब्रेन नेटवर्क के रेगुलेशन के लिए काम करता है। प्रोटीन के सबसे छोटे यूनिट को अमीनो एसिड कहते हैं, जो एक चेन के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चाहे वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन हों या फिर ब्रेन, अमीनो एसिड पूरी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये हमारे शरीर में हेल्दी टिश्यूज़ को मेंटेन रखता है, हार्मोन्स को असेंबल करता है और बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को पावर देने का काम करता है। ब्रेन में अमीनो एसिड एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जिसमें ब्रेन सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करता है। बॉडी फंक्शन के लिए अमीनो एसिड ज़रूरी है। यहाँ पर ब्रेन खुद भी अपनी ज़रूरत के लिए अमीनो एसिड का प्रोडक्शन करता है। प्रोटीन की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रा के भोजन में जो चीज़ें शामिल होती हैं उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जैसे कि मछली, दूध, अंडा, चिकन, पोर्क, बीफ। शाकाहारी भोजन की बात करें तो दालें, अनाज, सोयाबीन, नट्स और कई तरह के सीड्स में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सेरोटोनिन, डोपामाइन। ब्रेन हेल्थ के बारे में जब भी बात होती है तो सेरोटोनिन और डोपामाइन के बारे में ज़रूर बात होती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। हमारे इमोशंस के लिए हमारे ब्रेन में हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है। उनमें से ही दो हार्मोन्स हैं, एक है सेरोटोनिन और दूसरा है डोपामाइन। डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है, मतलब प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर। इसे हैप्पी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी खुशी, सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट, सेलिब्रेशन और जब हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं, किसी के प्यार में पड़े होते हैं, उस वक्त रिलीज़ होता है और हमें खुशी का एहसास होता है। हम इससे बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सोयाबीन, पीनट्स, चिया सीड्स, तिल, कद्दू के बीज, अखरोट और राजमा जैसे फूड को अपनी डाइट में शामिल करके हम डोपामाइन को मेंटेन रख सकते हैं। डोपामाइन सीक्रेट होने से हमें बहुत खुशी का एहसास होता है और उसी फीलिंग्स को हम बार बार महसूस करना चाहते हैं। आदत लगने के बाद हमारे लिए ये नुकसानदायक भी हो सकता है, जैसे कि शराब, सिगरेट या फिर किसी तरह के ड्रग्स की लत लग जाना। हम में से कई लोगों को पता होगा कि शराब का नशा चढ़ने के बाद डोपामाइन बड़ी मात्रा में सिक्रीट होता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है और इसे बार बार लेने की आदी हम हो जाते हैं। शराब या फिर किसी भी तरह का नशा हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए हमें बैलेंस्ड मात्रा में अपनी डाइट से ही डोपामाइन की पूर्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। सेरोटोनिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक केमिकल मैसेंजर जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है। साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करता है।
यह हमारी फीलिंग्स के साथ हमारी बॉडी के दूसरे हिस्सों पर भी प्रभाव डालता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सेरोटोनिन हमारे मूड और बॉडी फंक्शंस को बैलेंस्ड रखता है। जब भी हमारे साथ कोई घटना होती है या फिर जब हम खाना खाते हैं, मेंटल, फिजिकल किसी भी तरह की एक्टिविटी को सेरोटोनिन कंट्रोल करने का काम करता है। हमारी नींद, हमारे मूड, हमारी भूख, सेक्सुअल एक्टिविटी, डाइजेशन जैसी चीज़ों को भी नियंत्रण में रखता है। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा कम होने से हमारी फीलिंग्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और बाद में यह हमें कई मानसिक बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। इसलिए सेरोटोनिन की मात्रा हमारे ब्रेन में संतुलित मात्रा में होनी ज़रूरी है। लेखिका लीजा ने सेरोटोनिन के लिए चिया सीड्स को सबसे बढ़िया डाइट बताया। अडल्ट शरीर के लिए रोज़ाना 2 चम्मच चिया सीड लेना काफ़ी है। चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3, फैटी एसिड, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। प्लांट से मिलने वाले फूड जैसे कि तिल, गेहूं, ओट्स, कोकोआ और कद्दू के बीज। एनिमल से मिलने वाले फूड जैसे कि दूध, दही, चिकन, सैल्मन, फिश बढ़िया स्रोत हैं। दही न सिर्फ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है बल्कि हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा में भी मेंटेनेंस बनाकर रखता है। कोशिश करनी चाहिए कि वो पैकेज्ड या फ्लेवर्ड दही ना हो। घर में बनाई गई प्लेन दही सबसे बेस्ट होती है। अगर हमें किसी तरह का फ्लेवर अच्छा लगता है तो हम इसे घर में ही थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं, उसमें शहद या फिर कोई फ्रूट मिलाकर। ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन भी हमारे ब्रेन में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। इसे आम भाषा में लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस नाम के हिस्से में यह हार्मोन बनता है। पेट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन सिक्रीट होता है। आमतौर पर जब मेल और फीमेल बॉडी को एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है तब दोनों की बॉडी यह हार्मोन, जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, वो रिलीज करती है। हमारे सेक्सुअल डिज़ायर और प्यार से मिलने वाली हैप्पीनेस के दौरान ये हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। खासकर जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उस वक्त यह हार्मोन रिलीज होता है, जिससे लेबर पेन आसान हो पाता है। कभी कभी फीमेल बॉडी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तब उन्हें अलग से इस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन की मात्रा हमारे ब्रेन में मेंटेन रहे, इसके लिए कुछ फूड जैसे कि एवोकाडो, तरबूज, पालक, ग्रीन टी, ऑरेंज जूस, ब्रोकली, चिया सीड्स और डार्क चॉकलेट का सेवन करना चाहिए। ये फूड हमारे शरीर में लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन को बनाए रखते हैं। कार्बो शुगर ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए बेहद ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। ब्रेन काफ़ी हद तक ग्लूकोज पर निर्भर है, जैसे कि फ्रूट और हनी में पाया जाने वाला फ्रुक्टोज और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला लैक्टोज, दोनों को ग्लूकोज में बदला जा सकता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट सुनते हैं तो कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें सुनने को मिलती हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और फिर हार्मफुल। दरअसल कार्बोहाइड्रेट ख़राब है या अच्छा, ये हमारा डाइट तय करता है। कार्बोहाइड्रेट नाम सुनते ही हमारे दिमाग में शुगर, ब्रेड, पास्ता या बेक्ड फूड आता है। इनमें टेस्ट ज़रूर होता है लेकिन ये ग्लूकोज के अच्छे सोर्स नहीं होते हैं। क्या ग्लूकोज के नाम पर हमें चुकंदर, शलगम या अनियन का ध्यान आता है? शायद नहीं, लेकिन बीट रूट यानी कि चुकंदर को आप नेचर का कैंडी कह सकते हैं। इसके अलावा शलगम भी आपके ग्लूकोज की कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा किशमिश, कीवी, अंगूर वगैरह में भी भरपूर ग्लूकोज होता है। डायरेक्ट कोई शुगरी ड्रिंक लेने की बजाय नेचुरली मीठे फलों को ले सकते हैं। क्या हो अगर ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन को बनाता है। जितना भी शुगर हमारी डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है उसे ज़रूरत के मुताबिक हमारे टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। साथ ही बचे हुए शुगर को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी इंसुलिन की भूमिका होती है। जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा शुगर इंटेक करता है तो इंसुलिन का असर कम होने लगता है। इंसुलिन का असर कम होने पर शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। इंसुलिन तो बनता है बॉडी में, पर वो ठीक से काम नहीं कर पाता। जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस मेडिकल कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ मोटापा और हार्ट डिजीज़, डिमेंशिया के खतरे को बढ़ा देती हैं। रिसर्च से पता चला है कि ब्लड शुगर बढ़ना हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है।
उम्र के साथ ये समस्या बढ़ने लगती है। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कुछ दिन नहीं, बल्कि हर रोज़, आज और अभी से। दुकानों में बिकने वाले शुगरी बेवरेजेस, कैंडी, डब्बाबंद जूस, पैक्ड भोजन, मैदे से बने हुए भोजन जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह, इनकी जगह पर स्वीट पोटैटो, फाइबर रिच फूड जैसे कि बेरीज, पके हुए फल, कद्दू, गाजर, बीन्स, दालें, इनमें भरपूर मात्रा में ब्रेन फ्रेंडली ग्लूकोज होता है। तो कुल मिलाकर अगर ब्रेन को स्वस्थ रखना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए हाई फाइबर फूड लेना चाहिए। डीएनए। आइए कुछ अच्छी बातें डीएनए के बारे में भी जान लेते हैं। हाँ, ये सच है कि जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। उनकी आनुवंशिकता हम भी ग्रहण करते हैं और उनकी सेहत से जुड़े गुणों का हम पर भी असर होता है। इसके हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन अगर हमारी पिछली जनरेशन कोई बीमारी लेकर आगे बढ़ रही है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं। पर यहाँ पर आपको जानकर खुशी होगी कि आप अपने इन जेनेटिक गुणों को बदल सकते हैं। राइटर कहती हैं कि ये बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन ये सच है कि हमारे पास पावर होता है कि हम अपने जीन्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। और इस खोज को नाम दिया गया है एपिजेनेटिक्स। कहने का मतलब यह है कि हम अपना डीएनए बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसके काम करने के तरीके को बदल ज़रूर सकते हैं। हमारे आसपास के परिवेश, माहौल, हमारे खान पान, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज से इससे अलग तरह से काम करवा सकते हैं। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपनी डाइट में बदलाव करके कुछ भी कर सकते हैं। खासकर जिन लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे पिता, दादा, परदादा को डायबिटीज़ है, तो मुझे भी होगी। अगर आप ये मान कर ही चल रहे हैं तो हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि आप इसे रोक भी सकते हैं, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करके। विटामिन और मिनरल्स। ब्रेन की ग्रोथ, एक्टिविटी और लंबी उम्र के लिए विटामिन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। विटामिन हमारे ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी तो नहीं देता, लेकिन ये एनर्जी प्रोडक्शन में मदद ज़रूर करता है। कहने का मतलब यह है कि स्टोर्ड फूड में छुपे एनर्जी को बाहर निकालने में विटामिन ब्रेन की मदद करते हैं। विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं। दूसरे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने और यूजलेस चीज़ों को हटाने में भी विटामिन का रोल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि ये केमिकल मैसेंजर यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए विटामिन की कमी होने से हमें डिमेंशिया के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। विटामिन B1, B6, B9 और B12 की कमी होने से हमारी बॉडी में कई दूसरी बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन हमारा शरीर या ब्रेन खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। विटामिन पूरी तरह हमारी डाइट पर निर्भर करता है। विटामिन को आमतौर पर दो भागों में बांटा जाता है, एक वाटर सोल्यूबल और दूसरा फैट सोल्यूबल। फिर उसके बाद उसे केमिकल नाम दिया जाता है, जैसे कि विटामिन B6, B12 वगैरह। विटामिन A, D, E के फैट सोल्यूबल होते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा होते हैं। आमतौर पर इनकी कमी नहीं होती। विटामिन A और B में ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब विटामिन A और B हमारे ब्रेन को टॉक्सिन्स, पोल्यूशन और फ्री रेडिकल से बचाता है। लेकिन इनके अलावा जो विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं वो हमारी बॉडी में ठहर नहीं पाते। उसे टाइम टू टाइम हमें अपनी डाइट से पूरा करना होता है, जैसे विटामिन C, विटामिन B12 और विटामिन B6। विटामिन B6 कई नेचुरल फूड में पाए जाते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड, पिस्ता, फिश, चिकन, लीन बीफ में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्ता गोभी, पालक, केला, अनाज और लहसुन में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। इस बीच हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ 100 मिलीग्राम से ज़्यादा विटामिन B6 लेने से बचना चाहिए। विटामिन B हमारे बैलेंस्ड डाइट से आसानी से पूरा हो सकता है। डार्क आई बीन्स, अलग अलग तरह की दालें, पालक, टोफू और अवाकाडो, इनको हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही फिश, चिकन और डेयरी प्रोडक्ट से हमारी विटामिन की कमी पूरी होती है। यहाँ पर हमें ये सोचकर नहीं घबराना चाहिए कि फूड के लिए बताई गई कई चीज़ों पर भरपूर खर्च होगा। ये भी एक मिथ है कि हेल्दी खाना खाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। पर हमारे आसपास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी उसी एनवायरनमेंट में पली बड़ी है, तो वहाँ के नेचुरल
रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी डाइट को सही रखना चाहिए। विटामिन बी का बैलेंस अगर हमारे शरीर में बना होता है तो हम दिल से जुड़ी बीमारियों से बचे रहते हैं, और जब हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है तो ब्रेन भी सुरक्षित रहता है। विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हम हमारी डाइट से कर सकते हैं। ब्रेन फूड की लेखिका लीजा मॉस्कोनी इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि भोजन ही दवा है, इसलिए आमतौर पर अपनी डाइट ठीक करके हम बिना दवा के भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन। क्या आपने कभी किसी फल को काटकर प्लेट में छोड़ा है? कुछ मिनटों के बाद ही आप देखते होंगे कि उसका रंग नॉर्मल कट से गहरा होने लगा है और कुछ घंटे बाद तो लगभग डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। इस असर को रस्टिंग इफेक्ट कहते हैं। फूड के मामले में कहें तो इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये प्रक्रिया हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर भी होती है। हमारे ब्रेन सेल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन में लगातार चलती रहती है। साथ ही ऑक्सीडेशन के काउंटर बैलेंस को मैनेज करना भी ज़रूरी है। मतलब इस प्रोसेस में हार्मफुल मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। उन्हें ख़त्म करना या बाहर निकालना भी हमारी बॉडी का ही काम है। इसलिए अपने ब्रेन को बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स पर निर्भर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एक पुलिस की तरह होते हैं जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थों को ख़त्म करने का काम करते हैं। वैसे तो फैट सोल्यूबल विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, लेकिन इसके लिए ज़्यादातर हमें डाइट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि विटामिन सी, ये मोस्टली साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। भारत की बात करें तो हल्दी हमारे लिए एक वरदान की तरह है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। यहाँ पाया जाने वाला एक और फ्रूट होता है आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और ये बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसलिए हल्दी और आंवले को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ पर लेखिका लीजा का कहना है कि किसी भी विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके हमें इसे अपनी डाइट से पूरा करना चाहिए। मिनरल्स विटामिन की तरह भी हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमारे मसल्स, ब्रेन और ब्लड सेल्स को स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। साथ ही हमारे बोन्स, दांत और सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी बनाने में मदद करता है। अलग अलग तरह के मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, आयोडीन, सेलेनियम, मैग्नीज और पोटेशियम हमारे ब्रेन को हेल्दी और एक्टिव बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन मिनरल के मामले में हमें बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मिनरल्स का ज़्यादा इंटेक हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी जैसे मेटल को हैवी मेटल कहा जाता है और यह हमारे ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है। यह हमारे शरीर में पोल्यूशन, पानी, हवा और फूड के थ्रू आता है। कुछ दवाइयाँ फूड कंटेनर के मेटल और लेड बेस्ड पेंट को सांस में भरने से ये टॉक्सिक मेटल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पेस्टिसाइड को बनाने में यूज़ होने वाला हार्मफुल मेटल आर्सेनिक हमारे लिए विषैला होता है। यह हमारे अंदर चिकन के थ्रू आ सकता है। ये चिकन को एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता है। एक और ख़तरनाक मेटल निकल, जिसे ट्रांस सेचुरेटेड फैट को बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे कि सॉफ्ट स्प्रेड, फ्लेवर्ड सॉसेस, सैंडविच स्प्रेड वगैरह बनाने में निकल का इस्तेमाल होता है, जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होता है। हार्मफुल मेटल टिटेनियम हमारे टूथपेस्ट में भी हो सकता है। आज हमारी लाइफ की हर जगह यहाँ हार्मफुल केमिकल और मेटल की घुसपैठ है। इसलिए हमें अपने लिए खुद एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। यह हमें कोई दूसरा नहीं बता सकता। कई सारे अध्ययनों से पता चलता है कि एल्यूमिनियम जैसे धातु हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए कई हेल्थ एक्सपर्ट्स एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि एल्यूमिनियम हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें ये भी जान लेना चाहिए कि ये धातु मेकअप प्रोडक्ट्स, कुछ दवाओं और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में भी पाए जाते हैं। आयरन, कॉपर और जिंक जैसे मेटल हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। इनका हमारी बॉडी में बड़ा रोल होता है। जैसे कि आयरन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग और इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए कॉपर की ज़रूरत होती है। ब्रेन के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए जिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेटल है। अभी बताए गए किसी भी मिनरल की कमी से हमारे ब्रेन को नुकसान होता है। हमारे ब्रेन पावर और मेंटल शार्पनेस के लिए इन मिनरल्स का
बहुत बड़ा योगदान होता है। बस इसकी मात्रा का हमें ख्याल रखना है। जैसे अगर आयरन की मात्रा कम हुई तो हम एनीमिक हो सकते हैं, मतलब हमें खून की कमी से जूझना पड़ सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा हुई तो ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। सेम यही बात जिंक और कॉपर के साथ भी लागू होती है। इसलिए हमारे फूड में मिनरल्स की मात्रा बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना ज़्यादा और ना ही कम। प्रोबायोटिक फूड और ग्लूटेन। दोस्तों, प्रोबायोटिक फूड क्या होते हैं? हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका हमारी लाइफ को चलाने में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्रोबायोटिक फूड हमारे गुड माइक्रोब्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। प्रोबायोटिक फूड हमारे इन्हीं माइक्रोब्स को नॉरिश करते हैं। आमतौर पर हम इन्हें डाइजेशन में मदद करने वाले फूड के रूप में जानते हैं, क्योंकि इस तरह के फूड में खाने को पचाने वाले कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक फूड में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। प्रोबायोटिक फूड हमारे डाइजेशन को तो ठीक रखता ही है, साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और कैंसर से भी लड़ने में मदद करता है। प्रोबायोटिक हमें फर्मेंटेड फूड से मिल जाता है, जैसे कि सिरका, दही, छाछ, फर्मेंट करके रखे गए वेजिटेबल्स, अचार वगैरह। हमारे घरों में पारंपरिक रूप से तैयार किए गए अचार, गन्ने के रस से बनाए गए सिरके को प्रोबायोटिक फूड की कैटेगरी में लाया जा सकता है। लेखिका लीजा कहती हैं कि कुछ डॉक्टर्स तो रेड वाइन को थोड़ी मात्रा में लेने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी लत नहीं लगनी चाहिए या फिर इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्लूटेन क्या है और इसे कितना लें? ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो अलग अलग तरह के अनाजों में पाया जाता है, जैसे गेहूं, जौ और राई। इसके बारे में एक मिथ लोगों के बीच फैला हुआ है कि ग्लूटेन हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल है। अब तक हुए अध्ययन के मुताबिक अनाज का सेवन करना आपकी ब्रेन हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी हो सकती है, उनको डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के लिए अनाज से कोई नुकसान नहीं है, इसे लेकर बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। अगर एक हेल्दी पर्सन ग्लूटेन छोड़ने के लिए अनाज ना खाए तो अनाज में पाए जाने वाले फाइबर और दूसरे पोषक तत्व भी नहीं ले पाएगा। हेल्दी ब्रेन के लिए एक्सरसाइज और नींद। ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने के लिए फूड के अलावा फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ भी मायने रखती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, एजुकेशन, किसी टॉपिक पर दोस्तों से चर्चा करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ब्रेन से रिलेटेड जब हम कोई बात करते हैं तो साथ साथ हमें अपने हार्ट को भी लेकर चलना चाहिए, क्योंकि किसी और ऑर्गन की तुलना में दिल दिमाग के सीधे कनेक्शन में होते हैं। साफ ब्लड, ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेन तक पहुंचाना हार्ट का काम होता है। अक्सर कई केसेस में हम सुनते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आया और कुछ मिनट के लिए ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। हार्ट में पीसीआर देकर इंसान को जिंदा तो रख लिया, लेकिन ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने से ब्रेन में बड़ा डैमेज हो गया। ब्रेन में किसी तरह का डैमेज होने के बाद ठीक होने के चांस लगभग ना के बराबर है। तो कुछ ऐसा रिश्ता है हार्ट का ब्रेन से, इसलिए जब भी ब्रेन का ख्याल आए तो हार्ट को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने के कई फायदे होते हैं। ये हमें ओबेसिटी से बचाता है, हमारे हार्ट को फंक्शन करने में मदद करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाता है, साथ ही महिलाओं को पीरियड के वक्त होने वाले दर्द से भी राहत देता है। जिन लोगों को मेमोरी लॉस की समस्या होती है उनके थेरेपिस्ट उन्हें वॉक करने की सलाह देते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज जो हमारे हार्ट बीट को बैलेंस तरीके से फास्ट करता है। ब्लड सर्कुलेशन सही होने से ब्रेन में सही तरह से ब्लड और ऑक्सीजन पहुंच पाता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, हार्ट से ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन पहले से धीमा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करके हम अपने आप को यंग बनाए रख सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात, फिजिकल एक्टिव रहने से मेमोरी लॉस और डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है। आप रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और डांस करके मेंटल इलनेस का खतरा बहुत हद तक कम कर सकते हैं। स्टडी के अनुसार जो लोग हर रोज़ लाइट फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे कि वॉक, वो लोग डिमेंशिया जैसे खतरे को 35% तक कम कर लेते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने और एक्टिव रखने के लिए मूवमेंट ज़रूरी है। रनिंग नहीं कर सकते हैं तो वॉक ज़रूर करें। ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ बातों को आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं।
रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल रहें जिनमें हार्ट को स्वस्थ रखने वाली एक्सरसाइज शामिल हों। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें और होल ग्रेन का संतुलित मात्रा में सेवन करें। एनिमल प्रोडक्ट्स को कम से कम लें, शुगर ना के बराबर। ज़्यादा चीनी का सेवन आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। भरपूर मात्रा में पानी पिएं, अल्कोहल कंजम्पशन कम से कम करें और अगर स्मोक करते हैं तो पूरी तरह छोड़ दें। अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो डाइटिशियन या डॉक्टर की निगरानी में ही करें, क्योंकि अक्सर वज़न कम करने के चक्कर में हम अपने तरीके से दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर लेते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक शादीशुदा लोग, फैमिली, बच्चे के साथ रहने वाले लोगों में डिमेंशिया का खतरा 60% तक कम होता है, उन लोगों की तुलना में जो लोग अकेले रहते हैं, सोशल होना नहीं चाहते। द ब्रेन्स ब्यूटी स्लीप, नींद लें। ब्रेन हेल्थ के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्थी बॉडी और प्रोडक्टिव ब्रेन के लिए नींद बेहद ज़रूरी लाइफस्टाइल फैक्टर है। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा हमारी नींद ही अफेक्ट होती है। हमारे टालने की हैबिट की वजह से हम अक्सर नींद को अनदेखा कर देते हैं, जबकि 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद हम पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और अपने काम में भी अपना बेस्ट दे पाते हैं। अध्ययन के अनुसार 5 घंटे से कम नींद लेने वाले लोगों में मानसिक रोग, डिमेंशिया, स्ट्रेस, अल्जाइमर होने का खतरा ज़्यादा होता है। वहीं जो लोग 7 घंटे की डीप स्लीप लेते हैं, उन्हें इन बीमारियों का खतरा कम होता है। हमारे ब्रेन को भी अपना कचरा साफ करने का समय चाहिए होता है और गहरी नींद लेते वक्त ब्रेन अपने टॉक्सिस को बाहर निकालता है। इसलिए सोकर उठने के बाद हम तरोताज़ा महसूस करते हैं और नई ऊर्जा के साथ दिन के दूसरे काम अंजाम देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नींद एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर पूरी तरह रेस्ट के स्टेट में चला जाता है और शरीर के अंदर एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। नींद न केवल हमारे अंदरूनी अंगों के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जिस वक्त हम सोते हैं उस समय हमारी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे होते हैं। इसलिए अगर हम अंदर से स्वस्थ होंगे तभी वो हमारी स्किन पर भी दिखाई देगा। खराब और आधी अधूरी नींद हमें डायबिटीज़, कैंसर, कमज़ोर याददाश्त और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल सकती है। इस बीच हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बीच बीच में हमारी नींद टूटे नहीं, बल्कि 7 से 8 घंटे की एक साथ लंबी डीप स्लीप हो। शाकाहार का महत्व। दोस्तों, हमारे पूर्वज पहले पेड़ों पर रहते थे और उसी से मिले खाने को खाते थे। फल और कंद मूल ही हमारा मुख्य भोजन था। उसके बाद हम मांसाहार पर आए, लेकिन अपना अधिकतर समय हमने एक शाकाहारी जीव के रूप में ही बिताया है। इसलिए हमारा भी का शरीर भी शाकाहारी भोजन का आदी है और उससे मिलने वाले पोषण हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मेंटल हेल्थ के मामले में डिमेंशिया फ्री लाइफ जीने वाले लोगों में 98% लोग शाकाहारी होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि अगर हमें अपने ब्रेन का ख्याल रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी भोजन हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए। ताज़ा सब्जियां, फल, अनाज और दालें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। हाई फाइबर प्लांट फूड सिर्फ रोज़ नहीं बल्कि हर मील में शामिल होना चाहिए। इस बीच लेखिका लीजा कहती हैं कि ये सब बताकर ये नहीं कहना चाहती कि आप पूरी तरह शाकाहारी बन जाएं, लेकिन प्लांट बेस्ड फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। चॉकलेट का नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पैकेट में मिलने वाले लगभग सभी चॉकलेट्स प्योर फॉर्म में नहीं होते। उनमें एडेड शुगर के साथ साथ मिल्क और दूसरी चीज़ें भी शामिल होती हैं। चॉकलेट को अगर प्योरेस्ट फॉर्म में खाया जाए तो ये सुपर फूड की तरह काम करती हैं, खासकर हमारे ब्रेन के लिए। डार्क चॉकलेट में कम शुगर होती है, इसमें हमारी सेहत के हिसाब से मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हमें अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करना है तो हमें हाई क्वालिटी डार्क चॉकलेट ही खानी चाहिए, जिसमें 60% कोकोआ होता है और लगभग ना के बराबर शुगर होता है। खासकर हम पानी पीने को लेकर बहुत लापरवाह होते हैं। कभी याद आ गया या फिर तेज़ प्यास लगी, तभी हमारा ध्यान पानी की तरफ जाता है और तेज़ गर्मी में अक्सर हम पानी को छोड़कर कोल्ड ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं। थोड़ी देर के लिए प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन फिर हमें इसकी लत लग जाती है और धीरे धीरे ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह हम अपनी लाइफ को हर रोज़ खतरे में डाल रहे होते हैं, क्योंकि इसका असर तुरंत दिखाई नहीं पड़ता। ये एक धीमा जहर की तरह काम करता है, इसलिए हम लगातार इसे
अवॉइड करते हैं। लेखिका लीजा कहती हैं कि हाँ, प्लेन पानी में टेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी पानी ही एक ऐसा तत्व है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। ज़्यादातर लोग ज़रूरत से बहुत कम पानी पीते हैं। आप कुछ भी करें, लेकिन पानी को इग्नोर करने की गलती ना करें। इस बुक समरी में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फ्रूट जूस ले सकते हैं। ओवरऑल पानी में हम ऐसी कोई चीज़ मिलाकर पिएं जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ना की गई हो। जैसे हम उसमें नींबू, पुदीना, काली मिर्च और ज़ीरा, नमक मिलाकर उसका टेस्ट बदल सकते हैं। सिर्फ हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर से बचना चाहिए। दुनिया की सबसे बेस्ट डाइट, द ब्लू जोन। लेखिका लिजा मॉस्कोनी ने ज़्यादातर पश्चिमी देश में रहने वाले लोगों के बारे में लिखा है, लेकिन राइटर दुनिया की उन कुछ जगहों के बारे में भी चर्चा करती हैं जहां पर मेंटल इलनेस से जुड़ी बीमारियां लगभग ना के बराबर होती हैं या कम होती हैं। उन खास जगहों में भारत भी आता है। यहाँ की डाइट में शामिल मसालों का जिक्र किया गया है कि कैसे वो हमारे ब्रेन के लिए सुपर फूड होते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों की एवरेज एज 90 साल है। यहाँ पर लोग लगभग 100 साल तक जीते हैं। इन जगहों को ब्लू जोन नाम दिया गया है। इटली के सार्डिनिया, कैलिफोर्निया की लोमा लिंडा, ग्रीस के इकेरिया, जापान के ओकिनावा और कोस्टारिका के निकोया इन ब्लू जोन्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ की आबादी लंबी तो जीती ही है, साथ ही ब्रेन से जुड़ी बीमारियां भी यहाँ के लोगों को नहीं होती। यहाँ के लोग लगभग पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। यहाँ का खान पान और रहन सहन दुनिया के बाकी देशों से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए गए भोजन से दूर रहते हैं। अपना भोजन खुद उगाते हैं और बनाते हैं। आमतौर पर बुढ़ापे में होने वाली बीमारियां या फिर ऐसी डिजीज़ेस जो आम तौर पर आज हमारी रोज़मर्रा का हिस्सा हैं, उन सारी बीमारियों से ब्लू जोन के लोग दूर रहते हैं। 90 साल की उम्र के लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं, टहल सकते हैं, अपने सारे काम खुद कर सकते हैं, जैसा आमतौर पर हमारे आसपास एक 60 साल के बुजुर्ग को करते हुए देखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ के लोग सिर्फ जीने के लिए खाते हैं या फिर रहते हैं। उनके सोशल कनेक्शंस भी होते हैं, कम्युनिटी होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। जिस तरह का जीवन हम जीते हैं वैसा ही वो भी जीते हैं। हम में और उनमें जगह और लाइफस्टाइल का ही अंतर होता है। इन देशों में रहने वाले लोग हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक अमाउंट में लंच करते हैं और रात का खाना बहुत कम मात्रा में खाते हैं। कुछ इस तरह वहाँ के लोगों की डेली डाइट होती है। इन देशों के अलावा चीन में भी एक प्रांत है जिसका नाम है बामा याओ, जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ब्लू जोन घोषित कर दिया जाए। आर्थिक रूप से यहाँ के लोग बहुत अमीर तो नहीं हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। जिस तरह हमने ब्लू जोन के बारे में जाना है, बामा याओ चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। शांग्रीला और प्यांगयांग रिवर इस गांव से होकर बहती है। यहाँ के लोगों की डाइट पूरी तरह ताज़ा हरी सब्जियों और फलों पर निर्भर है। स्वीट पोटैटो, नट्स, बीन्स, कॉर्न, ताज़ा पकड़ी हुई मछलियाँ, ये वहाँ की डेली डाइट का हिस्सा हैं। कुल मिलाकर इन जगहों पर लोग लो कैलोरी, लो फैट डाइट लेते हैं। इनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आइए अब भारतीय मसालों की खासियत को जानते हैं। भारत उन देशों की लिस्ट में आता है जहां पर अल्जाइमर के कम केसेस हैं। भारत की तुलना में अमेरिका में 8 गुना ज़्यादा अल्जाइमर के रेट हैं। भारतीय भोजन में सबसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली डाइट पाई जाती है, खासकर यहाँ के मसाले। अगर हल्दी की बात करें तो ये औषधीय गुणों से भरपूर है। हल्दी एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। भारतीय आयुर्वेद में 5000 सालों से हल्दी का इस्तेमाल होता आ रहा है। आयुर्वेदिक इलाज में दर्द के निवारण के लिए, चोट ठीक करने के लिए और उम्र के साथ बढ़ती बीमारी में दवा की तरह हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीरा डिमेंशिया से प्रिवेंशन के लिए ज़ीरा भी एक महत्वपूर्ण मसाला है जिसका उपयोग हर घर में किया जाता है। ज़ीरा हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को हेल्दी बनाए रखता है। अल्जाइमर की से रोकथाम के लिए भारतीय मसालों का कोई तोड़ नहीं है। ये ब्रेन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेहतरीन फूड है। लीजा मॉस्कोनी की लिखी किताब में हमने जाना कि हमारे ब्रेन के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्दी हैं। इस बुक समरी में डिस्कस किए गए फूड एक नॉर्मल एडल्ट लोगों को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह पर भी डाइट फॉलो करनी चाहिए। हर किसी का ब्रेन यूनिक होता है, उसे अपनी डाइट
खुद डिसाइड करनी चाहिए। लेखिका लीजा कहती हैं कि सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी खाना देंगे तो आपका ब्रेन भी हेल्दी बनेगा। इस बुक समरी में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को आपसे इसलिए शेयर किया गया है ताकि आप एक नेचुरल लाइफस्टाइल जिएं और सेहतमंद बने रहें। जैसा कि कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें शुरू से ही अपनी डाइट को दुरुस्त रखना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग डिमेंशिया की चपेट में आते हैं उन्हें हार्ट डिसीज भी होती हैं, डायबिटीज़ भी होती है। कहने का मतलब यह है कि डिमेंशिया के साथ कई और बीमारियां जुड़कर उसे और ख़तरनाक बना देती हैं। तो बीमार पड़ने से पहले ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो बीमारी ही ना हो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जिस परिवेश और क्लाइमेट में हम पले बड़े होते हैं, वहीं पर उपजने वाले भोजन हमारे शरीर को सूट करते हैं। वहाँ के मौसम के अनुसार जो फल और सब्जियां हमें मिलती हैं वो हमारी सेहत के लिए पौष्टिक होती हैं। अभी की समस्या बड़ी इसलिए है क्योंकि हम समय बचाने के लिए पैकेज्ड फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। खाना जितना प्रोसेस्ड होगा वो हमारे लिए उतना अनहेल्दी होगा। खासकर उसे बनाने के प्रोसेसिंग से उसके पोषक तत्व मर जाते हैं। पैकेज्ड फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें डाले गए प्रिजर्वेटिव्स तो हमारे लिए धीमे जहर का काम करते हैं। इसलिए फ्यूचर में बीमार पड़ने से अच्छा है कि अभी ही अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया जाए। बैलेंस्ड डाइट, पैकेज्ड फूड, पर्याप्त मात्रा में पानी और एक्सरसाइज, बस इन्हीं कुछ स्टेप्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने भर से हम अपने ब्रेन और बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। धन्यवाद।